देखिए पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बाई पाथ डिफरेंस produced by introducing a glass slab। तो मान लीजिए कोई ग्लास स्लैब है बच्चों और इसकी थिकनेस है टी। ग्लास स्लैब की थिकनेस क्या है? टी। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। ठीक है, और ये आपकी ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है, और एक रे ऑफ लाइट यहां पर जा रही है और एक रे ऑफ लाइट यहां पर जा रही है। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात बताइए कि मान लीजिए कि ये रोड है और एक पर्सन है वो रोड पे जा रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए रिवर है, ये मान लीजिए रिवर है, या मान लो पानी थोड़ा सा इस पे भरा हुआ है, पानी थोड़ा सा भरा हुआ है। तो एक पर्सन को इस पानी में से दौड़ना है, एक पर्सन को रोड पे दौड़ना है, तो कौन जल्दी पहुंचेगा? रोड वाला क्या होगा? जल्दी पहुंचेगा ना। तो टाइम जल्दी पहुंचेगा मतलब कि दोनों में क्या है? टाइम डिफरेंस है। दोनों में क्या है? टाइम डिफरेंस है। किसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी? अगर ये मान लो यहां पर दौड़ते दौड़ते कोई पर्सन आया 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहा है, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ते दौड़ते कोई दो पर्सन यहां पर पहुंचे, दोनों की रफ्तार यहां पर क्या है? बराबर ना। और दौड़ ले तो इसकी रफ्तार मेंटेन रहेगी, इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आती है ना। दौड़ते दौड़ते आप पानी में गिर पड़े, पानी में दौड़ रहे हैं तो मीडियम में गए तो क्या हुआ? आपकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। आपकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है, तो इसी तरीके से ये लाइट रे है। क्या है ये? लाइट रे है, ग्लास स्लैब है बच्चों। तो अगर ग्लास स्लैब नहीं होता, ग्लास स्लैब नहीं होता तो टी डिस्टेंस दूरी करने पर, टी डिस्टेंस ट्रेवल करने पर, देखो टी को टाइम भी लिख रहा हूं, टी को थिकनेस भी बोल रहा हूं, बोलो तो डी बोल दो इसको, तो कंफ्यूज हो जाओगे। डी बोल दो बेटा, पेपर में वही आएगा। चलो बाद में इसको टी कर लेंगे, अभी डी मान लेते हैं। ठीक है, मान लो ये डी है। डी क्या है? एक्चुअली थिकनेस है ना, थिकनेस को टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए टी ही मानते हैं। कैपिटल टी का कैपिटल ही टाइम पीरियड हो जाता है ना? क्या बोल दें? चलो, टी है आपकी थिकनेस। अभी बताता हूं, टी आपकी क्या है? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अरे समझा दूंगा अभी, सुनो। तो अगर मान लो कि ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो टी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगता? वो है T1। तो मान लो T1 समय लगा तो समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो और लाइट रे की वेलोसिटी क्या होती है? c। तो T1 बराबर T बाई सी। क्या कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? दोनों को सर टाइम टाइम लिखा है। T क्या है? थिकनेस। ये क्या है? टाइम। अब ग्लास स्लैब मैंने इंट्रोड्यूस कर दी, ग्लास स्लैब मैंने इंट्रोड्यूस कर दी। अब कितना समय लगा? T2। वही T थिकनेस को कवर करने में कितना समय लगा? T2। तो यहां पर थिकनेस तो वही रहेगी, लेकिन C क्या हो जाएगा? C बाई म्यू। भाई वेलोसिटी कितनी हो जाती है? वेलोसिटी बराबर क्या? C बाई म्यू।
मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाती है, म्यू से कम हो जाती है। हाँ भी आ रहा है, ठीक है, टी बाई म्यू। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज म्यू टी अपॉन सी, ये क्या आ जाएगा T2, ये क्या आ जाएगा T2। तो इसको समय लगा T1 और इसको समय लगा T2, तो इसको समय क्या लगा ज्यादा, इसको समय लगा कम। समझ में भी आ रहा है, इसमें रहेगा तो ग्लास स्लैब नहीं है तो समय कम लगेगा, ग्लास स्लैब आया तो समय ज्यादा, यानी कि उतनी ही दूरी ट्रेवल करने में अगर ग्लास स्लैब हमने लगा दिया तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कि ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करने से टाइम में क्या आता है, डिफरेंस आता है। टाइम में क्या आता है, डिफरेंस। कितना डिफरेंस आया, तो उसको बोलते हैं डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1। कितना हो जाएगा, म्यू टी अपॉन सी माइनस माइनस क्या टी अपॉन सी, तो ये हो जाएगा टी बाई सी और क्या म्यू माइनस वन, टी बाई सी म्यू माइनस वन। ये क्या हो गया, टाइम डिफरेंस। ये क्या होगा, टाइम डिफरेंस। अच्छा टाइम डिफरेंस पता हो तो फेज डिफरेंस, अच्छा फेज डिफरेंस तो निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम डिफरेंस पता हो तो पार्ट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा टी बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। इन दोनों को इक्वेट कर दो। हाँ हाँ ठीक है, डेल्टा एक्स, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। तो 2 पाई से 2 पाई कटा तो डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा बराबर क्या, डेल्टा टी अपॉन टी। तो अगर टाइम डिफरेंस हो तो उससे हम पार्ट डिफरेंस निकाल लें, टाइम डिफरेंस हो तो उससे पार्ट डिफरेंस निकाल लें। तो चलो डेल्टा एक्स बराबर क्या, डेल्टा टी की वैल्यू बताओ, टी अपॉन सी म्यू माइनस वन, और लैम्डा इधर ले जाओ, लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, अब लैम्डा क्या है, ये आ गया, लैम्डा बराबर सी इंटू टी। लैम्डा बराबर क्या, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो सी इंटू टाइम पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा आपका कैंसिल, तो टी म्यू माइनस वन लैम्डा अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा क्या कैंसिल, तो क्या आ जाएगा टी म्यू माइनस वन। यानी कि अगर हम टी थिकनेस की स्लैब अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो पार्ट डिफरेंस कितना बनता है, अगर अगर टी थिकनेस की ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करें तो डेल्टा एक्स बराबर म्यू माइनस वन इंटू टी। इतना पाथ डिफरेंस हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है, इतना पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है, नोट कर लो इसको, इसको थोड़ा ये डिटेलिंग लिख लो नहीं तो कंफ्यूज हो गए।
तो पार्ट डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी। टी टाइम है, टी थिकनेस है किसकी, ग्लास स्लैब की। ग्लास स्लैब की, अच्छा यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए, एकदम ये सब निकालना नहीं है, ये याद होना चाहिए। म्यू माइनस 1 इंटू 3, इतना पार्ट डिफरेंस आपका इंट्रोड्यूस हो ही जाएगा जिसमें आप लगाएंगे। चलिए, तो अगर ऐसा है तो देखते हैं कि कैसा है। चलो हो गया, आगे चलें। नेक्स्ट लिखो, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न ड्यू टू ग्लास स्लैब। शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न ड्यू टू ग्लास स्लैब, ड्यू टू ग्लास स्लैब। ये नोट हो गया, इसमें तो किसी कंफ्यूजन नहीं है, हो गया। चलिए अब देखिए हो क्या रहा था, हम YDSC में कर क्या रहे थे। देखो बच्चों, यहां पर हमारा S था, यहां से कुछ वेव आ रही थी, ये आपका S1 और ये आपका S2, और यहां से मान लो P पॉइंट है और यहां पर भी क्या है, P पॉइंट है। इन दोनों से क्या थी, ये दोनों रेज जा रही थी और P पॉइंट पर हमारा कुछ बना रही थी इंटरफेरेंस पैटर्न। बातें नहीं, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न ड्यू टू ग्लास स्लैब। अब मैं मान लो कि इस वाले में ग्लास स्लैब लगा दूं या इसमें लगा दूं या दोनों में लगा लूं। अगर हम किसी में ग्लास स्लैब लगाएंगे तो पार्ट डिफरेंस बढ़ जाएगा, भाई इंट्रोड्यूस कर देगा ना। ग्लास स्लैब लगाने से पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। उतना ज्यादा पार्ट मतलब उतना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो मान लो यहां पर हमने ये ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस किया, जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी थिकनेस क्या है, टी है। चाहे ऐसे करो चाहे सीधे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हम डेल्टा एक्स निकालते थे, एक बात बताओ, हम डेल्टा जब निकालते थे S2P माइनस S1P, जब ग्लास स्लैब नहीं था तो डेल्टा एक्स बराबर क्या था, S2P माइनस S1P। कितना आया था, कितना आया था, देखो कितना आया था, XD अपॉन डी आया था। क्या आया था, XD अपॉन डी, याद करो, X कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी है, बोलो, X स्मॉल डी अपॉन डी। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं थी तो S2P माइनस S1P कितना आया था, XD अपॉन डी। बात सही है ना, इतना ही तो आया था, कैसा नो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब डेल्टा एक्स डैश लिख लेते हैं इसको, बराबर क्या होगा, S2P माइनस S1P डैश, S1P डैश। अब ये S1P नहीं है, अब ये S1P नहीं है, इसमें क्या है, इसके द्वारा ये कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है, म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतना पाथ इंट्रोड्यूस कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, S2P माइनस ऑफ S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। भाई अब ये S1P थोड़ा ना रहा, ये बढ़ गया ना। पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, ये रे क्या हो गई, बढ़ गई। अभी तक तो S1P थी, अब ग्लास स्लैब लगाया तो S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्या मेरी बात समझ में आई, पॉजिटिव निगेटिव ध्यान रखेंगे। S2P माइनस S1P है, यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि S1P ने कम दूरी ट्रेवल की है, और देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये दोनों बराबर, तो ये किसने किसने, इसने ज्यादा दूरी ट्रेवल की है, तभी तो S2P माइनस S1P कर रहे हैं। बात समझो, अगर इधर होते तो कहानी अलग होती ना। अभी ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, सेंट्रल जो ब्राइट है उससे ऊपर की तरफ। अब देखो ये हमारा हो गया, अगर ये हो गया तो मैं इसको कह सकता हूं कि S2P माइनस S1P फिर माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। और S2P माइनस S1P होता क्या है, ये होता है हमारा XD अपॉन डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। यही तो पार्ट डिफरेंस है, यही तो पार्ट डिफरेंस है। अगर हमने ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा एक्स डैश। क्या हो गया, डेल्टा एक्स डैश।
अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसको एन लैम्डा के बराबर कर दो। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो डेल्टा एक्स बराबर क्या कर दो, निकालो। इतना नोट कर लो तो मिटा लूं, ये हो गया। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हमारा डेल्टा एक्स बराबर क्या है एन लैम्डा, डेल्टा एक्स डैश बराबर, तो क्या हो जाएगा एन लैम्डा बराबर एक्स डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहां से हो जाएगा आपका एन डी लैम्डा बराबर एक्स इंटू डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, यानी कि एक्स डी बराबर क्या एन डी लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, यही तो x बराबर क्या हो जाएगा एन डी लैम्डा अपॉन डी प्लस म्यू माइनस 1 टी अपॉन डी। ये क्या हो जाएगा एन डी लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1, कुछ गलत है क्या इसमें? हाँ एक चीज गलती है, ये d यहां पर, तो यहां पर भी तो d आएगा, ये नीचे है ना, तो एलसीएम लेंगे तो यहां पर भी तो d आएगा। साफ साफ लिख दूं, इतना नोट कर लो तो साफ कर देते हैं, इतना नोट करो। चलें आगे चलें, इसको बना देते हैं, थोड़ा साफ करके लिख दें। देखो यहां का मतलब क्या हुआ, ये आ गया ना, ये वाला पैटर्न आ गया, तो यहां से एक्स डी बराबर क्या है एन डी लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 डी टी, तो यहां से x बराबर क्या एन लैम्डा डी बाई डी प्लस म्यू माइनस 1 डी टी अपॉन क्या अपॉन डी। अब देखो अगर n बराबर 1 है, अगर n बराबर 1 है तो हम किसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट ब्राइट की, किसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट ब्राइट की। तो फर्स्ट ब्राइट की लोकेशन क्या हो गया, फर्स्ट ब्राइट बराबर हो गया डी लैम्डा अपॉन डी प्लस म्यू माइनस 1 डी टी बाई डी। तो देखो लैम्डा डी, ये लैम्डा डी अपॉन डी तो आता था, इसमें ये वाला टर्म क्या हो गया ऐड हो गया। तो फ्रिंज ऊपर गई कि नीचे आई, ऊपर गई। तो फ्रिंजेस हमारी ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो फ्रिंज मिल रही है वो क्या हो रही है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रही है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रही है। क्या एक ही फ्रिंज शिफ्ट होगी, सारी फ्रिंज शिफ्ट होगी। सेकंड देखो n बराबर 2 क्या हो जाएगा 2 लैम्डा डी अपॉन डी प्लस दिस, तो सारी फ्रिंजेस क्या हो गई शिफ्ट हो गई, सारी फ्रिंजेस क्या हो गई शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो लिखो इससे हम कह सकते हैं। अच्छा अगर आप कंस्ट्रक्टिव, अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करोगे तो वहां पर भी देखोगे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आ रहा होगा, और इसमें आपका ये आ रहा होगा जो डिस्ट्रक्टिव वाले में आता है। तो वहां पर भी आप देखेंगे फ्रिंजेस क्या हो रही हैं शिफ्ट हो रही हैं। तो हम कहेंगे फ्रिंज पैटर्न पूरा क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है। किससे शिफ्ट हो रहा है म्यू माइनस 1 डी टी बाई डी से, म्यू माइनस 1 डी टी बाई डी से हमारा फ्रिंज पैटर्न क्या हो रहा है शिफ्ट हो रहा है। उसको कराएंगे नहीं, समझ लीजिए बस।
अभी बताते हैं कि ये कैसे आता है, थोड़ा एक और तरीका है इसको समझाने का। चलिए, नोट हो गया इतना? अच्छा, यहां पे हमने क्या निकालना है? एक्स निकालना है ना? क्या निकाला है? एक्स। तो ये क्या है? पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। अगर हमारा सेंट्रल ब्राइट हो तो एक्स क्या होता है? 0। सेंट्रल ब्राइट में एक्स क्या होता है? 0। रखो जरा। हाँ, अभी अच्छा रुको, निकालते हैं, दूसरी तरीके से निकालते हैं, हो सकता है इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो। ये तो पोजीशन है बच्चों, बात समझिए। सेंटर ब्राइट में अभी कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग को। सेंट्रल ये क्या था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था ना। यहां पर डेल्टा एक्स क्या हो रहा था? एल लैम्डा हो रहा था। यहां पर जो पार्ट डिफरेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था? एन लैम्डा। ठीक है, चलो भी बताते हैं दोबारा। इतना नोट करो फिर समझाते हैं। इतना नोट करो। ये बताओ, जब डेल्टा एक्स बराबर क्या होता था? बताओ, डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है बच्चों? 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यही तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यही तो होता है। अगर ये क्या है? डेल्टा एक्स डैश है यहां पर। अगर मैं बोलूं ये एन लैम्डा के बराबर है, तब हमारा क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और अगर मैं सेंटर ब्राइट बोल रहा हूं, इसका मतलब डेल्टा एक्स डैश क्या है? 0 के बराबर है। ये वाला 0 के बराबर नहीं है। क्या है? डेल्टा एक्स डैश बराबर क्या है? 0। इसी डेल्टा एक्स डैश को ही तो एन लैम्डा लिखे हो। डेल्टा एक्स और डैश को क्या लिखा है? एन लैम्डा। और एन लैम्डा, एन की वैल्यू कहां से? 0 1 2 3। तो एन बराबर 0 पे क्या होता है? सेंटर ब्राइट। तो ये डेल्टा एक्स डैश क्या हो जाएगा? 0। रखो जरा 0। सेंटर ब्राइट के लिए दोबारा से समझा देता हूं, समझो। कि मान लो ये कंडीशन थी, यहां पर कंडीशन थी, देखो यहां पर थे और यहां पर ये S1 था और ये S2 था, ठीक है। और यहां ये मान लो पॉइंट P था। तो हम बोल रहे थे कि डेल्टा एक्स बराबर क्या है? S2P माइनस S1P। और ये आपका इसी पे था, ये d/2 और ये भी d/2। और ये क्या था? ये आपका कैपिटल T था, D था। तो यहां से हमने देखा कि ये बराबर क्या है? अंडर रूट d/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये क्या है? अंडर रूट d/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 आ गई थी तो मैंने क्या बोला था? यहां पर क्या है? सेंट्रल ब्राइट है। क्या है? सेंट्रल ब्राइट। यस और नो? ठीक है, बात सही है। अब यहां पर बोला मैंने कि क्या, यहां पर मैंने क्या किया? एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी। क्या किया? ग्लास स्लैब मैंने इंट्रोड्यूस कर दी। तो ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी बच्चों, तो डेल्टा एक्स बराबर एक्स डैश बराबर क्या? अब कौन सा बढ़ जाएगा भाई? S1P क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मैं कितना बढ़ जाएगा? S1P माइनस S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी माइनस S2P। तो ये क्या हो जाएगा? S1P माइनस S2P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। और S1P माइनस S2P कितना है? 0 है। कितनी वैल्यू है इसकी? 0 है। तो डेल्टा एक्स डैश बराबर क्या? म्यू माइनस 1 इंटू टी। डेल्टा एक्स डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी। यही तो हो जाएगा।
कुछ यहाँ गलत हो रहा है क्या, बताओ। सही है? कुछ तो गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? माइनस पी, रुको बताते हैं। अच्छा, जब ये ग्लास स्लैब नहीं था तो यहाँ पर क्या था, सेंट्रल ब्राइट था, इतना तो समझ में आया। तो हम देख रहे थे कि डेल्टा एक्स बराबर क्या है, मान लो अगर इस वाले को हम बड़ा माने तो डेल्टा एक्स बराबर या डेल्टा एक्स डैश बराबर क्या था, S2P माइनस S1P। तो S2P माइनस ऑफ ये क्या है, S1P माइनस प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये था ना। तो इसको लिखेंगे S2P माइनस S1P, ठीक है, माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है x स्मॉल डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये क्या है, डेल्टा एक्स डैश। तो यहां से अगर हमारा ये सेंटर ब्राइट है, अगर ये सेंटर ब्राइट है तो डेल्टा एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स डी अपॉन डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर क्या, 0। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 डी टी अपॉन क्या, अपॉन डी। तो ये जो पैटर्न हमारा कहां पे आ रहा था, x बराबर 0 पे आ रहा था, सेंटर ब्राइट कहां पे आ रहा था, x बराबर 0 पे। तो पूरी फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हुई ना, इससे पहले मैंने कराया ना, पूरी फ्रिंजेस क्या हो रही हैं, ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। तो ऊपर शिफ्ट होने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो सेंटर ब्राइट है वो भी कहां शिफ्ट हो गया है, वो शिफ्ट हो गया ऊपर। और ये शिफ्ट हुआ तो ये भी सारी चीजें क्या हो गई ऊपर। बारी पैटर्न क्या है, सेम है। सेंटर ब्राइट की लोकेशन हमारी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। ये क्या हो गया, सेंटर ब्राइट। यही वैल्यू आपकी x की है ना। यहां पे हमने निकाला, क्या निकाला, CB लिख लो, x CB। ये क्या है, सेंटर ब्राइट है और इसकी लोकेशन क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। लोकेशन क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, बात समझो। अगर पूछा जाए, अब इससे पहले वाले पे चलो जो अभी मैंने कराया था, उसमें क्या आया था, x बराबर क्या आया था बच्चों, x बराबर एन डी लैम्डा अपॉन डी प्लस, यही आया था ना, म्यू माइनस 1 डी टी अपॉन डी। ठीक है, ये आपकी ब्राइट की लोकेशन थी ना, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट जो भी है उसकी लोकेशन थी ना ये। अगर फर्स्ट ब्राइट की लोकेशन पूछूं तो क्या, ये पूरी लोकेशन थी ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ब्राइट की लोकेशन बताओ सेंटर ब्राइट से, फर्स्ट ब्राइट की लोकेशन बताओ सेंटर ब्राइट से। तो कितना लिखोगे, बात समझो। अगर आप पूछ रहे हैं, मैं क्वेश्चन में समझिए, समझ लीजिए, फर्स्ट ब्राइट की लोकेशन फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट पूछा तो क्या लिखोगे, डी लैम्डा अपॉन डी। सुन लो पहले, सेंटर ब्राइट आपका शिफ्ट हुआ और सेंटर ब्राइट इतना है, कितनी वैल्यू है, और यहां से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस कितनी है, डी लैम्डा बाई डी। अब क्वेश्चन है कि सेंटर ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट की दूरी कितनी है, अभी भी डी लैम्डा बाई डी है, अभी भी डी लैम्डा बाई डी है। पूछो सेंट्रल ब्राइट से सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस, तो क्या बोलोगे, 2d लैम्डा अपॉन डी। लेकिन मैं पूछूं कि फर्स्ट ब्राइट की लोकेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, ये सेंटर ऑफ स्क्रीन ही तो है, S1 S2 और ये P पॉइंट, ये क्या है, सेंटर ऑफ स्क्रीन है। कब, हमेशा सेंटर ऑफ स्क्रीन तो
हमेशा है, लेकिन जब ग्लास स्लैब नहीं लगाया है तब जो सेंटर ऑफ स्क्रीन है वही क्या है, सेंटर राइट है, सेंट्रल राइट है। लेकिन जब ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये जो सेंटर ऑफ स्क्रीन है वो सेंटर ब्राइट नहीं है। क्वेश्चन दोनों तरीके से आते हैं। अगर पूछ लिया कि सेंट्रल ब्राइट से लोकेशन बताइए तो आप केवल जो पहले होता था वही है, सेंटर ब्राइट से लोकेशन तो चेंज नहीं होगी। लेकिन पूछा कि स्क्रीन की सेंटर से दूरी, तो उसमें क्या करोगे, इस वाले टर्म को ऐड कर दोगे। चाहे आप सेंट्रल ब्राइट निकाल लो, चाहे आप सेंटर डार्क निकाल लो, पूरा पूरा फ्रिंज पैटर्न कैसे शिफ्ट हो जाएगा, इतने से शिफ्ट हो जाएगा ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ ग्लास स्लैब। क्या मेरी बात ढंग से समझ में आई? ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। समझ लीजिएगा ढंग से। YDSC इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपको नीट में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन कम से कम मिलेगा और इसी से आता है, घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। चलो, एक रे में ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस की, अब दोनों रे में करते हैं। चलो दोनों रे में करते हैं तो क्या हो जाए, कर लोगे आप लोग, कुछ नहीं है अब सवाल, अब आपको आता है। चलिए आगे चले बच्चों। चले बच्चों आगे चले, चले चलिए। तो देखिए आपने एक स्लैब में इंट्रोड्यूस, एक रे में आपने क्या इंट्रोड्यूस किया, ग्लास स्लैब, तो सेकंड रे में भी करें, कर लोगे? चलो करते हैं, कर लेंगे, आप लोग खुद ही कर लेंगे। बताइए, यहां पर आपका रे मिल रही है और ये मान लीजिए μ1, ये मान लीजिए μ1 और इसकी थिकनेस मान लीजिए T1, इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए μ2 और थिकनेस कितनी T2, ये P पॉइंट, ये S1 और ये S2। ठीक है, तो डेल्टा एक्स बराबर अभी भी वही S2P माइनस S1P। S2P क्या हो जाएगा, S2P आपका, या S2P डैश S1P डैश। चलो S2P क्या हो जाएगा, S2P हो जाएगा S2P माइनस, माइनस नहीं प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2। भाई ये S2P बढ़ जाएगा ना, ग्लास स्लैब लगा तो पाथ बढ़ गया, माइनस ऑफ S1P डैश, बोलो S1P प्लस μ1 माइनस 1 इंटू T1, तो हो जाएगा S2P माइनस S1P प्लस μ2 माइनस 1 T2 माइनस μ1 माइनस 1 T1, ये किसके बराबर, डेल्टा एक्स। अच्छा S2P माइनस S1P किसके बराबर, XD अपॉन D।
भाई ये तो वही रहेगा ना, क्या हो जाएगा, x, ऊपर लिख देते हैं, डेल्टा x बराबर एक्स डी, स्मॉल था क्या कैपिटल था, स्मॉल है ना, हाँ, एक्स डी अपॉन डी प्लस म्यू टू माइनस वन इंटू टी टू माइनस म्यू वन माइनस वन अपॉन टी वन। अब ये आपका क्या आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, पार्ट डिफरेंस। ये पार्ट डिफरेंस आया ना, दोनों रे का क्या है, पार्ट डिफरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एन लेमडा, डिस्ट्रक्टिव है तो 2n माइनस वन लेमडा बाई 2। जो भी कहानी होगी उस पर रख के आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, अब आगे नहीं कराना है, खत्म हो गई बात। ये डेल्टा एक्स आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डेल्टा एक्स बराबर क्या, एन लेमडा, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n माइनस वन लेमडा बाई 2 या 2n प्लस वन लेमडा बाई 2, एन की वेरिएशन है, ठीक है, करके आप लोग निकाल सकते हैं अपने आप। ग्लास स्लैब का इंट्रोड्यूस करने से क्या चेंज हुआ, केवल पाथ में चेंज हुआ, किसमें हुआ, पाथ डिफरेंस में चेंज हुआ या पाथ में चेंज हुआ। चलिए कर लेंगे, आगे का पैटर्न नहीं कराना है, आगे जो भी होगा सवाल में जैसा आएगा वैसा आप कर सकते हैं। अगर लिख लो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, डेल्टा एक्स बराबर एल लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स बराबर 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2, एन बराबर क्या 0 1 2 3, यहां पर भी n बराबर क्या, हाँ यहां पर 0 है नहीं है, 1 2 3 ना, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, और यहां पर 0 1 2 3। चलिए कर लेंगे बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये आपने सीख लिया कि ग्लास स्लैब का इंट्रोड्यूस करने से म्यू माइनस वन टी पार्ट डिफरेंट इंट्रोड्यूस होता है, तो कोई भी सवाल आपके लिए आसान है, डायरेक्ट सवाल भी इसके आए हुए हैं। चलिए चलें आगे। चलो क्वेश्चन करा दे, इस पे लिखो, इन YDSC फाइंड द थिकनेस ऑफ ए ग्लास स्लैब, फाइंड द थिकनेस ऑफ ए ग्लास स्लैब, ब्रैकेट में म्यू बराबर 1.5, म्यू बराबर 1.5, which should be kept in front of, find the thickness of a glass slab, mu बराबर 1.5, find the thickness of a glass slab, mu बराबर 1.5, which should be kept in front of upper slit S1, in front of upper slit S1, so that the central maxima in front of upper slit S1, upper slit S1, so that central maxima form at a place where fifth bright fringe was lying earlier, लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है, तो थिकनेस निकालनी है, निकालो। ए बराबर 10, बी बराबर 5, सी दिया है 1,
डी ऑप्शन है आपका 0.5 माइक्रोमीटर। चलो निकालो। समझ में आया या नहीं? फिफ्थ ब्राइट की जो लोकेशन थी वही अब किसकी लोकेशन है? सेंटर ब्राइट की लोकेशन है। तो सेंटर ब्राइट कितना शिफ्ट होता है? म्यू -1 TD/D बराबर कितना, किसके? 5D लैम्डा अपॉन डी। दोनों को इक्वेट कर दो, हो गया सॉल्व। वॉज लाइंग अर्लियर मतलब ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या था? फिफ्थ ब्राइट क्या था बच्चों? वाई फिफ्थ ब्राइट, अरे एक्स फिफ्थ ब्राइट कितना है? 5D लैम्डा अपॉन डी। और अब सेंटर ब्राइट कहां पर है? सेंटर ब्राइट कितना हो गया? लोकेशन क्या है सेंटर ब्राइट की? लोकेशन फॉर्मूला म्यू -1 TD/, कितना? सेकंड, TD/D। और इसमें कहा जा रहा है कि दोनों लोकेशन क्या है? सेम है। जहां पर पहले फिफ्थ ब्राइट था वहां पर अब क्या है? सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट की दूरी और ये दूरी, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। दोनों को इक्वेट कर दो, थिकनेस निकाल लो। अब ये समझ में आना चाहिए सवाल, नहीं आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं कर पाओगे। समझ में आना चाहिए ढंग से। थ्योरी जितनी मजबूत सवाल उतना ही आसान। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है इन YDSC find the thickness of a glass slab which should be kept in front of upper slit S1 so that the central maxima formed at a place where fifth bright fringe was lying earlier। तो पहले ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करने से पहले फिफ्थ ब्राइट कहां पर था? 5D लैम्डा अपॉन डी। अब हमने ग्लास स्लैब लगा दी तो सेंट्रल ब्राइट कहां पर होगा? ग्लास स्लैब लगा ली तो सेंट्रल ब्राइट कहां पर है? म्यू -1 TD/D। यही तो लोकेशन है सेंट्रल ब्राइट की। और ये सेंट्रल ब्राइट कहां पर है? जहां पर फिफ्थ मैक्सिमा लाई करता था। तो दोनों लोकेशन क्या हो गई? सेम हो गई। तो मैंने बोला कि म्यू -1 TD/D बराबर क्या है? 5D लैम्डा अपॉन डी। तो डी से डी कैंसिल हो गया। तो T बराबर क्या हो जाएगा? 5 लैम्डा अपॉन म्यू -1। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन क्या? 0.5। तो यहां से कटा, ये हुआ 5 से 5 कट गया, कितना हो गया? 5 इंटू 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोमीटर। खत्म हो गई कहानी। ठीक है, ठीक है बच्चों। एग्जाम दे के आ रहे हो क्या बेटा? एग्जाम दे के आ रहे हो? चलो ठीक है, कर लेंगे। बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन आपको आना चाहिए बच्चों ना। करा होगा तो हो जाएगा। चलो एक दो चीज और देख लो। ग्लास स्लैब का सवाल हो गया। और क्या करा दूं? एक चीज और है। चलो लिखो, हो गया? चले आगे। अच्छा एक बात, चलो लिख लो तब लिखाते हैं। लिखो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड। नंबर, हेडिंग डालिए, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, या शिफ्टेड फ्रिंज लिख लो या फ्रिंज शिफ्टेड लिख लो। शिफ्टेड। तो इसमें फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड बराबर शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा
शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अपॉन फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ अपॉन फ्रिंज विड्थ। मतलब क्या, थोड़ा समझो, आता है क्वेश्चन। ये कितना होगा, देखो यहां पर था ना, देखो समझिए, यहां पर था और यहां पर मान लो इस जगह पे हमारा सेंटर ब्राइट था जब ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, और हमने अब क्या किया, ग्लास स्लैब वगैरह इसमें इंट्रोड्यूस कर दी, तो फ्रिंज क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो अब सेंटर ब्राइट कहां पर, मान लो यहां पर आ रहा है, अब सेंटर ब्राइट कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। तो ये जो इतनी दूरी है ये क्या है, ये आपकी शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है। ये क्या है, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब पूछ रहे हैं कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई, पूछ रहा है नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, कितनी फ्रिंज जो है वो शिफ्ट हो गई। तो फ्रिंज विड्थ आपको पता है, इसमें का डिवाइड कर दो फ्रिंज विड्थ से, तो नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंज आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई, इस इतनी डिस्टेंस क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, इतना शिफ्ट हो गया। और यहां पर मैंने बोला था मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ब्राइट ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, उसकी डिस्टेंस कितनी है, डी लैम्डा अपॉन डी, डी लैम्डा अपॉन डी। इस डिस्टेंस को डी लैम्डा अपॉन डी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कितनी फ्रिंज आपकी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। भाई डार्क पॉइंट आ रहा है या ब्राइट पॉइंट आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिंज। दोनों को ही, एक को डार्क फ्रिंज, एक को ब्राइट फ्रिंज, दोनों फ्रिंज तो दोनों को बोलते हैं, फ्रिंज तो दोनों को बोलते हैं, तो चाहे डार्क हो चाहे आपका ब्राइट हो। तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड क्या आ जाएगा, दिस शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अपॉन फ्रिंज विड्थ। अच्छा ये कितनी वैल्यू कितनी है, म्यू -1 कितना है, म्यू -1 टी डी अपॉन स्मॉल डी, और ये कितना है, डी लैम्डा अपॉन डी, डी से डी कटा, डी से डी कटा, क्या आ जाएगा, म्यू -1 टी बाई लैम्डा। बहुत फॉर्मूला, इसमें कहां तक याद करोगे बेटा, इसको याद कर लो, ये तो याद भी नहीं करना है, पता है, शिफ्ट अपॉन फ्रिंज विड्थ, इसको याद मत करना। क्या करोगे, कितना याद करोगे, कर लोगे, बताओ। फॉर्मूला इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आता है तो फ्रिंज विड्थ भी आपको पता है, आप निकाल लोगे, याद करने की जरूरत नहीं है। क्या याद करना है, ग्लास स्लैब कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है, म्यू -1 इंटू टी, इसको याद कर लेना, अब इसको नहीं निकालना है, इसको एग्जाम में निकालने बैठोगे तो फिर निकालते ही रह जाओगे। तो कुछ चीजें याद करनी है, कुछ चीजें नहीं याद करनी है। अब म्यू ग्लास स्लैब कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है, म्यू -1 इंटू टी, ये भी याद कर लो कि कितना शिफ्ट हो रहा है, कितना, म्यू -1 टी डी बाई डी, ये आपको याद ही है, डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, तो इसको आप निकाल लेंगे, कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलो एक सवाल, छोटा सा सवाल इस पे करो, लिखो। अगर आपका म्यू दिया है 1.5, ये हो गया, मिटाल दो इसको, मिटाल दो। म्यू आपका दिया है मान लीजिए 1.5 और टी दिया है आपका 12 माइक्रोमीटर, लैम्डा बराबर दिया है 6000 एंगस्ट्रॉन, 6000 एंगस्ट्रॉन। और इसको बेसिक से करिए, पहले आपका यहां पर था, सेंट्रल मैक्सिमा आपका कहीं पर था, ठीक है, हमने यहां पर क्या कर दिया, ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, तो नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंज निकालना है, निकालना, क्या निकालना है, नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंज निकालिए, बेसिक से निकालिए, नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंज क्या होगा, लोकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट अपॉन फ्रिंज विड्थ, कितना आया था, म्यू -1 टी अपॉन लैम्डा, ये आया था, लेकिन डायरेक्ट इससे मत करना, म्यू -1 टी बाई लैम्डा, यही तो आया था। तो म्यू की वैल्यू आपको पता, टी की वैल्यू पता, लैम्डा की वैल्यू आपको पता, सॉल्व करो, कितना आंसर आ जाएगा, 10 आ तो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। कितने याद करोगे भाई, निकालना है बेसिक से, फॉर्मूले से। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सेंट्रल मैक्सिमा जितना शिफ्ट हुआ अपॉन क्या, फ्रिंज विड्थ, उसी से करो, करो करो, लिखो फॉर्मूला, एक दो बार लिखोगे तभी याद होगा।
फिर यहाँ पे निकालिए, इसको करिए, हो गया। आ गया बच्चों, 10 आ गया, ये 10 आ जाएगा ना, आंसर क्या आ जाएगा 10। चलिए एक और अच्छा सवाल। अब देखिए छोटे छोटे सवाल आते हैं, अगर आपकी थ्योरी मजबूत है तो सवाल कोई भी आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा, आप लोग कर ले जाओगे। थ्योरी मजबूत है तो सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट चलें आगे। हो गया बच्चों, कर लेंगे। बेटा निकाल लिया, ये क्यों नहीं आ रही बगल वाली बेटी आपके? तूबा नहीं है, तूबा नाम है शायद, नहीं आई है, बात हुई है? हाँ पापा की वेट करा। अच्छा चलिए आगे चलें। चलो एक सवाल और करते हैं, देखो नीट में आया हुआ सवाल है ये। देखिए आप लोग जब एग्जाम देके वापस आएंगे ना, तो आपको लगेगा कि सारे सवाल हो सकते थे लेकिन हुए नहीं। तो ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हो सकते हैं तो करके आइएगा। ना पढ़ा हो तो बात अलग है, लेकिन बड़ा अफसोस होगा जब पढ़ा हुआ सवाल नहीं होगा। ये μ1 और ये T1, ये μ2 और ये T2, और ये S1 और ये S2, और यहां पर P, ये लोकेशन वही है। यहां पर पहले क्या बन रहा था, सेंटर ब्राइट, और मैंने बोला कि अभी भी क्या बन रहा है, सेंटर ब्राइट बन रहा है। अभी भी क्या बन रहा है, देखो यहां पर कुछ वैल्यू दी है, μ1 की वैल्यू कितनी दी है 2, T1 की वैल्यू कितनी दी है 1 माइक्रोमीटर, T2 आपको निकालना है, ठीक है, और μ2 की वैल्यू दी हुई है 1.5। देखिए जब ये ग्लास स्लैब नहीं थे, जब ये ग्लास स्लैब नहीं थे तो P पर क्या बन रहा था, सेंटर ब्राइट बन रहा था। अब दोनों में मैंने क्या किया, ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, अभी भी यहां पर क्या बन रहा है, सेंटर ब्राइट बन रहा है। तो हमको क्या निकालना है, T2 निकालना है, T2 निकालना है। करो, दिमाग लगाओ जरा, लगाओ लगाओ, मैं बताऊंगा नहीं, लगाओ। मैंने कहा कि शिफ्टिंग हो रही है तो करो, शिफ्टिंग को 0 के बराबर करो। शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं अभी भी शिफ्टिंग नहीं हो रही है, तो कब नहीं होगी बताओ, चलो बताओ। लगाओ दिमाग लगाओ, बहुत बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल। देखिए सवाल रटोगे तो नहीं होगा, समझोगे तो हो जाएगा, समझ समझ रखें तो हो जाएगा सवाल। चलिए कितना, 2 माइक्रोमीटर। अब आंसर तो नहीं निकाला मैंने, हो सकता है, चलो देखते हैं, मेथड देखते हैं। अभी भी क्या होगा,
जितना ऊपर वाला पार्ट डिफरेंस इंटरपोज करो उतना ही नीचे वाला पार्ट तो पार्ट में जीरो हो जाएगा। हाँ अगर जितना पार्ट डिफरेंस ऊपर में इंट्रोड्यूस किया उतना ही पार्ट डिफरेंस दोनों को क्या करना है कभी तो भी पार्ट डिफरेंस जीरो रहेगा। चलिए निकालिए बच्चों करिए। कुछ ना कुछ जरूर लिखो, कुछ करोगे तो कुछ होगा, कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हो गया? देखो कुछ नहीं करोगे तो वैसे ही कुछ नहीं होगा, कुछ करोगे तो शायद कुछ हो जाए। तो एटलीस्ट कॉपी गंदी करना शुरू करिए, कॉपी मत बचाइए आप लोग। चलिए बच्चों बिल्कुल बेसिक है, बात समझिए। यहां पर सेंटर ब्राइट कब बन रहा था? जब S1P और S2P बराबर थे। S1P और S2P बराबर थे तभी तो यहाँ पर सेंटर ब्राइट बन रहा था भाई। यहाँ पर सेंटर ब्राइट कब बन रहा था? ये लोकेशन, ये दूरी और ये दूरी बराबर। अब ग्लास स्लैब इसमें लगा दिया तो ये दूरी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? μ1 - 1 इंटू T1। ये कितनी बढ़ गई? μ2 - 1 इंटू T2। तो जितनी डिस्टेंस बढ़ी वो भी अगर बराबर है तो डिफरेंस भी क्या होगा? अभी भी जीरो होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल मैक्सिमा अभी भी यहीं पर बन रहा है, तो अभी भी डेल्टा एक्स क्या होगा? जीरो होगा। तो वो कब होगा? तब होगा जब μ1 - 1 इंटू T1 बराबर क्या? μ2 - 1 इंटू T2। सबकी तो वैल्यू दी हुई है, T2 निकाल लो। लॉजिकल सवाल है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, वो सब नहीं, फॉर्मूला नहीं, इसको इसके स्क्वेट किया, सवाल आ गया। ठीक है, तो यहां से T2 निकालो। T2 क्या हो जाएगा? μ1 - 1 2 - 1 अपॉन μ2 कितना है? 1.5 - 1 इंटू T1 कितना? 1 माइक्रोमीटर। तो कितना आ गया ये? 1/0.5 इंटू, तो कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोमीटर। कितना? 2 माइक्रोमीटर। बहुत इजी सवाल है। हो गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलें आगे। चलो, तो हमें नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंज आप पता चल गया और हमने ये वाला सवाल कर दिया। एक चीज और बची, चलो एक चीज और करा दें। हाँ, एक बात और याद रखिए, एक बात और याद रखिए, बात समझिए बच्चों। अगर ये बात समझिए, अगर ये ग्लास स्लैब थी और ये T थिकनेस था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या है? डेल्टा एक्स बराबर म्यू - 1 इंटू टी, म्यू - 1 अपॉन टी। बट अगर मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है और ये μ2 और इसके बाहर μ1 और यहां पर कोई लाइट रे आ रही है, मतलब ये क्या है? किसी मीडियम में है, ये किसी मीडियम में, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बराबर होगा μ2 बाई μ1 - 1 इंटू टी। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। अगर ये देखो बच्चों, ये एयर है ना, ये भी μ2 बाई μ1 ही है, ये भी क्या है? μ2 बाई μ1। यहां पर μ2 क्या है? μ1 क्या है? 1। यहां पर म्यू रखे वहां पर μ2 बाई μ1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है? μ2 बाई μ1 ही तो है। μ2 बराबर म्यू और μ1 बराबर 1। बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, μ2 बाई μ1 - 1 इंटू टी। म्यू - 1 अपॉन
इंटू टी लिखूं या म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1/1 इंटू टी। यहां पर म्यू टू कितना है म्यू, और म्यू कितना है म्यू वन कितना है 1, क्योंकि एयर है ना, ये क्या है यहां पर एयर, और ये म्यू टू के बराबर और म्यू वन बराबर क्या है 1। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पता चल गया आपको। म्यू माइनस 1 इंटू टी है, या इसको क्या लिख सकते हैं म्यू टू बाई, अगर मान लो ये एयर नहीं है कोई दूसरा मीडियम है तो वहां पर क्या होगा म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1 इंटू टी। याद रखेंगे, सवाल आ जाता है कभी कभी। मान लो कोई ऐसा मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मीडियम का क्या है म्यू वन, और ग्लास स्लैब का क्या है म्यू टू। ठीक है, चलो ये भी एक बात थी, बता दिया मैंने आपको। एक दो चीज और बता दूं। हाँ, हो गया बच्चों, चले आगे। अब मान लीजिए कि जो लाइट रे आ रही हैं उसमें इनिशियली ही कोई पाथ डिफरेंस है। लाइट रे जो आ रही हैं हमारी स्लिट पर, उसमें क्या है इनिशियल कंडीशन में कोई पाथ डिफरेंस पहले से ही इंट्रोड्यूस है, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो लिखो लाइट रे initially having some path difference. Light ray initially having some path difference. Light ray initially having some path difference. तो देखो बच्चों, एक लाइट रे ऐसे आ रही है और एक लाइट रे ऐसे आ रही है, तो कुछ है मान लो, फिर ये रिफ्रैक्शन तो ऐसे ही हो रहा है, यहां से यहां ये जा रही है, ये आपकी S1 और ये आपका S2, ये आपका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से भी इसको मिला दो चाहो तो। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर मैं बोल रहा था, बात समझिए, अगर मैं बोल रहा था कि S2P माइनस S1P, ये P, तो ये क्या, ये पाथ डिफरेंस क्या था, पाथ डिफरेंस बराबर क्या था S2P माइनस S1P। ये जब लाइट रे यहां से निकल रही थी तब की चर्चा है, लाइट रे जब यहां से निकल रही थी तो S2P माइनस S1P तभी की चर्चा है ना। अब देखो, अब ये किसके बराबर था XD अपॉन D, यही था ना XD अपॉन D। अब देखो, अब देखिए, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ये, तो इस रे को, ये रे तो अभी भी S1P चल रही है, ये रे है ये कितना चल रही है, इतना डिस्टेंस ये ज्यादा चल रही है, नहीं समझे भाई। ये वाली रे तो अभी भी S1P, ये वाली रे इतना डिस्टेंस क्या हो रही है ज्यादा चल रही है। इन दोनों के बीच में मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए, तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम रखना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा सेम रखना पड़ेगा। तो ये मान लो, ये डिस्टेंस दोनों के बीच की स्लिट की डिस्टेंस कितनी थी D, और ये एंगल अगर थीटा, ये एंगल थीटा की कोई और एंगल थीटा था, हाँ ये एंगल थीटा, तो ये D cos थीटा, और ये कितना D sin थीटा, ये कितना D sin थीटा। तो अब फेज डिफरेंस, भाई फेज डिफरेंस क्या निकालूंगा अब देखिए, मैंने बोला कि अब फेज डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। अब क्या हो जाएगा D sin थीटा प्लस S2P माइनस ऑफ S1P, तो ये होगा D sin थीटा प्लस S2P माइनस S1P, और S2P माइनस S1P किसके बराबर है XD अपॉन D प्लस D sin थीटा, ये किसके बराबर डेल्टा एक्स के बराबर। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो डेल्टा एक्स बराबर L लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो डेल्टा एक्स बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब पाथ डिफरेंस क्या है,
अब दोनों रे में इनिशियली क्या है, एक पाथ का डिफरेंस है, इनिशियली पाथ डिफरेंस है, तो हमारी ये कंडीशन आ जाएगी एक्स डी अपॉन डी प्लस डी साइन थीटा। ध्यान से करेंगे बच्चों, यहां पर प्लस आएगा, एक कंडीशन और बताऊंगा वहां पे, यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अभी करते हैं। आपको पता है कि ये वाली रे छोटी है, ये वाली रे बड़ी है, तो दिस माइनस दिस। अब इसी में क्या किया, डी साइन थीटा बढ़ गया, तो यहां पर क्या आएगा, जुड़ जाएगा, ये डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सर कब तक आएंगे, 3 बजे तक? चले आगे चले, चलो। ये कंडीशन है जब लाइट रे ऐसे आ रही, अब लाइट रे में ऐसे डाल दूंगा, ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। चलो मिटा दो इसको, हो गया, ठीक है। चलो अब मान लो कि लाइट रे जो आपकी आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आपका S2, ये आपका S1 और ये P, ये D और ये अगर थीटा, तो अब क्या हो जाएगा, अब की बात थीटा इधर माना गया है, किधर माना गया है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, D साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो अब डेल्टा एक्स बराबर क्या, S2P माइनस S1P प्लस डी साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा, S2P माइनस S1P माइनस डी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, एक्स डी अपॉन डी माइनस डी साइन थीटा, ये किसके बराबर, डेल्टा एक्स के बराबर। अब कंस्ट्रक्टिव हो तो डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा, डिस्ट्रक्टिव हो तो डेल्टा एक्स बराबर 2n-1 लेमडा बाई 2। ये कहानी आपकी हो जाएगी। चलिए
चलिए क्वेश्चन लिखिए। हो गया बच्चों ये। अब देखो पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन है वो मैं नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा, ठीक है, और थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है तो नेक्स्ट टाइम पे ही बताएंगे। 1 टन का है वो हो जाएगा, ठीक है। फिर मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करते हैं? मॉडर्न ही स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर खत्म कर ले, कुछ है नहीं, बस थ्योरी जैसा है, पढ़ाने का ही मन नहीं करता है। कोचिंगों में तो छुड़वा देते हैं लास्ट के टॉपिक, कहते पढ़ लो अपने आप। पढ़ लोगे? नहीं पढ़ लेते तो कोचिंग क्यों आते? चलो करा देंगे, पहले ये किताब खत्म कर लें, ज्यादा अच्छा है ना। ये किताब शुरू की है, इसको खत्म कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा, एक एक लेक्चर्स के हैं, सारी चीजें करा देंगे। चलो 1-2 सवाल और कर लो। कल पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन करा दूंगा, कल ये टॉपिक वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। कल मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक वाइंड अप हो जाए, और कल आपको 11:30 बजे आना है, ठीक है। अरे बच्चों नहीं पता था मुझे, कल सर आ जाएंगे, अगर सर नहीं भी आएंगे तो भी मैं ही 11:30 से पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और मैं आ जाऊंगा। 1-2 दिन से थोड़ा लेट हो जा रहा है, लेकिन लेट नहीं होगा, एकदम टाइम पे आ जाएंगे। 11:30 मतलब 11:35 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आ जाइएगा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मुझे बुला लेना। चलो 1-2 सवाल कर लेते हैं, सुनो। इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न, 1-2 सवाल कर लो, अब नया टॉपिक अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट का समय है, क्या स्टार्ट करें। इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न द स्लिट विड्थ आर इन द रेशियो ऑफ 1:9। द स्लिट्स विड्थ आर इन द रेशियो ऑफ 1:9। फाइंड द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। फाइंड द रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। स्लिट्स विड्थ का रेशियो दिया हुआ है W1/W2, क्या दिया हुआ है? 1/9। तो इंटेंसिटी निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम का क्या रेशियो, चलो निकालो, बोलो। कितना? देख लो ध्यान से, गलती नहीं होना चाहिए। कितना? 1/4? 5/4? अरे देखो सही करो, जल्दी हो रही। हाँ 4:1, क्या बात है, अच्छा हाँ सही निकालो, 4:1 आएगा। देखो कहाँ गलती हो रही है, सही है, 4:1 सही है। निकालो बच्चों, क्या निकाल लेंगे? अरे I1 क्या है? I1/I2 बराबर क्या? W1/W2 बराबर क्या? A1² तो ये I प्रोपोर्शनल टू किसके है? विड्थ के, और I प्रोपोर्शनल किसके है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो मैं यहां से बोलूंगा कि I1/I2 बराबर क्या? ये दिया है क्या? 1/9। तो ये 1/9 दिया है, यानी कि A1²/A2² बराबर क्या है? 1/9। तो A1/A2 किसके है? 1/3, यही तो है। और I max अपॉन I min, I max क्या है आपका? A1 + A2 का स्क्वायर, ये क्या है? A1 - A2 का स्क्वायर। बोलो A1 कितना? इसको मान लो 1 + 3 का स्क्वायर, क्या? 1 - 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 16/4, कितना हो गया? 4/1। कर लेंगे, एक और सवाल करो। द इंटेंसिटी वेरिएशन इन इंटरफेरेंस पैटर्न, द इंटेंसिटी वेरिएशन इन इंटरफेरेंस पैटर्न obtained with the help of two coherent source. The intensity variation of interference pattern obtained with the help of two coherent source is 5% of average intensity.
is 5% of average intensity. Find out the ratio of intensity of two source. Find out the ratio of intensity of two source. ठीक है, ठीक, चलो ये कर लेना सवाल। हाँ, द इंटेंसिटी वेरिएशन इन द इंटरफेरेंस पैटर्न obtained with the help of two coherent source is 5% of the average intensity. अब एवरेज इंटेंसिटी क्या होती है आप लोग थोड़ा सर्च करिएगा, मैं बताऊंगा नहीं, कल बताऊंगा। एवरेज इंटेंसिटी, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्स। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4, ठीक है, और पेज नंबर 24.4। इसके नीचे एक और एग्जाम्पल है, बल्ब अगर है तो कोरेंट सोर्स, दो बल्ब हैं तो कोरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। दो बल्ब हैं, क्या कोरेंट सोर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं? सेम तरह के हैं? हाँ, नहीं बिहेव करेंगे। दो बल्ब जो हैं कभी भी कोरेंट सोर्स की तरह बिहेव नहीं कर। कोरेंट सोर्स की तरह बिहेव करने के लिए सोर्स हमेशा एक होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वेवलेंथ तो दे रहा हूं लेकिन फेज डिफरेंस बराबर नहीं रहेगा। हो सकता है जो लाइट प्रोड्यूस करे उसकी वेवलेंथ सेम हो, लेकिन दोनों आपस में कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और बेसिक आपको पता है कि कोरेंट के लिए एक सोर्स से आना जरूरी है।